नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं आज की हमारे क्वेश्चनों में जो हमने पहले रीड कर ली है। बट यहाँ पे थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को लाने का मेरा मेन मकसद ये था कि जो परिभाषाएं हमने पहले रीड कर ली है वो पिक्चर के थ्रू नहीं थी। तो आज जो मैं इन परिभाषाओं को आपको बताने जा रही हूँ उसमें कुछ पिक्चर के थ्रू मैं आपको इसको क्लियर करने वाली हूँ। तो इसमें जो हमारी परिभाषा रहेगी वो रहेगी आपकी लाइन के ऊपर, यानी कि रेखाएं, त्रिभुज, ट्रायंगल, चतुर्भुज और आपके कुछ सर्कल के ऊपर यानी कि वृत्त के ऊपर जो है हमारी परिभाषाएं रहेंगी। तो उसी से संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो उन सब क्वेश्चनों को मैं आज इस एक ही वीडियो में लेके आई हूँ और पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का। हमारा पहला प्रश्न है रेखा के ऊपर, यानी कि लाइन, रेखा। दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा आकृति रेखा कहलाती है। मतलब कि जब दो बिंदुओं को हम आपस में मिलाते हैं उससे जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। जैसे कि आपने पहले भी रीड किया होगा तो यहाँ पे भी आपको देखने को पिक्चर के थ्रू मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेखाखंड। रेखाखंड मतलब कि रेखाखंड दो अनंत बिंदुओं द्वारा सीमित होता है। रेखा के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। अब मैं इसको सिंपल भाषा में आपको बताती हूँ कि रेखा और रेखाखंड में क्या डिफरेंस है। रेखा होती है जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब कि जो अनलिमिटेड हो, मतलब कि जो इसकी कोई भी सीमा नहीं है, वो आगे से या पीछे से किसी भी साइड से वो दोनों तरफ जो है बढ़ सकती है। लेकिन जो आपका रेखाखंड होगा, रेखाखंड मतलब इसका एक सीमित दायरा होगा। जैसे हम सिंपल भाषा में ये बोलते हैं कि ए और बी, ए से लेकर बी तक एक रेखा है, बी से सी तक एक रेखा है, सी से डी तक जो भी रेखा होती है उसको हमने एक लिमिटेड रेखाओं में, लिमिटेड डॉट्स में हमने उसको बांधा है, तो उसे हम कहेंगे रेखाखंड। और जो आपकी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है रेखा। रेखाखंड और रेखा में यही डिफरेंस है कि रेखाखंड को हम सीमित करते हैं, रेखाखंड हमारी सीमित होती है, सीमित भाग को हम जो रेखाखंड कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है समकोण। जब दो रेखाएं लंबवत एक दूसरे को काटती है तब 90 डिग्री का कोण बनती है, जिसे समकोण कहते हैं। अब समकोण तो आपको पता है कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, जो सीधा मतलब सीधी रेखा, लंबवत रेखा जो होगी जो दूसरी रेखा को काटती है और 90 डिग्री का कोण बनती है, उसे समकोण कहते हैं। नेक्स्ट है न्यून कोण। अब ये भी सिंपल सा है कि वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो आप पिक्चर के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। नेक्स्ट है ऋजु कोण। ऋजु कोण आपको पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझ आ जाएगा कि वह कोण जिसका माप 180 डिग्री का होता है, मतलब जिसका माप ही 180 डिग्री का है और जो एक सीधी रेखा में आता है। मतलब जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि आपकी सीधी रेखा पे जो भी एंगल बनता है, या अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो वो बनता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का। और 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण भी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वृहद कोण। वह कोण जिसका माप 180 से अधिक और 360 से कम हो। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, वृहद मतलब बड़ा, तो जो 180 से बड़ा और 360 डिग्री से कम हो उसे वृहद कोण कहते हैं। पिक्चर के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर पे जो डेफिनेशन है कि कोटि पूरक कोण। जब दो कोण का योग 90 डिग्री होता है तब दोनों कोण एक दूसरे को कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। मतलब कि जब दोनों कोणों का योग 190 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कोटिपूरक कोण कहेंगे। नेक्स्ट है समपूरक कोण। अब समपूरक कोण जो है कौन से होते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 180 डिग्री के कोण की, तब दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। अब 100 जो इससे पहले था कोटिपूरक कोण, वो था 90 डिग्री के दो कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, तो मतलब वो मिलके बनेंगे आपके 180 डिग्री के। और जो संपूर्ण कोण हो गए वो दोनों कोण आपके 180 डिग्री के होते हैं और मिलके बनते हैं आपके 360 डिग्री, मतलब पूरा का पूरा आपका सर्कल। तो इस तरह से ये दोनों सेम है, तो इसको आपने ध्यान से रीड कर लेना है। नेक्स्ट हमारा है शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण है तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने
कोणों में आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि जब कोई रेखा आपस में एक ही बिंदु पे, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पे कट कर रही है तो उसके आमने सामने के कोण जो है उन्हीं को हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो है सर्कल के ऊपर। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा इसका, या पहली जो परिभाषा है वो है सर्कल, कि किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। उस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। मतलब केंद्र से समान दूरी पे जो भी एक परिधि होती है, जो कि एक क्षेत्र जो घिरा होता है, उसे हम वृत्त कहते हैं, और इसके जो सेंटर भाग को हम कहते हैं केंद्र। नेक्स्ट है आपकी त्रिज्या। अब त्रिज्या किसे कहते हैं, कि वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। मतलब केंद्र से होके उसकी परिधि, परिधि मतलब कि जो आपके सेंटर के चारों तरफ से जो एक रेखा होती है, एक परिधि, जो एक रेखा जो कि एक आकृति बना रही है, एक क्षेत्र बना रही है, तो उसे हम परिधि कहते हैं। सेंटर से परिधि तक जो भी एक दूरी होती है उसी को हम कहते हैं त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, परिधि। अब यहाँ पे परिधि क्या है, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि परिधि क्या होती है। तो वृत्त के परिमाप को उसकी परिधि कहते हैं। परिमाप मतलब कि जो उसका परिमाप होता है उसी को हम परिधि कहते हैं। मतलब कि जितना उसका जो है क्षेत्रफल होता है, परिमाप जो होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। और इसको पिक्चर के थ्रू भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चाप। तो वृत्त के किसी भाग को चाप कहते हैं। किसी भी भाग को चाप कहेंगे, कोई भी भाग होगा उसकी चाप कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी कि जो वृत्त का जो चाप होता है वो आपके अर्धवृत्त से छोटा होता है। अगर आपका वो केंद्र से वो रेखा मिल रही है, मतलब कि अगर आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर वो बीच में केंद्र आ रहा है तो वो आपकी चाप नहीं है, तो वो आपका अर्धवृत्त बन जाएगा अगर हम उसके सिरे को आपस में मिला देते हैं। लेकिन चाप क्या होती, वो आपके अर्धवृत्त से कम होगी। तो इस तरह से चाप का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवा। वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त पर स्थित बिंदु जीवा के अनंत बिंदु कहलाते हैं। मतलब कि जो भी आपके वृत्त पर जो दो बिंदु होते हैं उसको जब हम आपस में मिलाते हैं तो जो एक रेखा होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम जीवा कहते हैं। चाहे वो केंद्र से होती हुई जाए या ना जाए। अगर केंद्र से होती हुई जाती है तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका व्यास, जो कि हम नेक्स्ट डेफिनेशन में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से होते हुए जाते उसे हम कहते हैं व्यास, और यह सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा मतलब कोई भी रेखा। जीवा का मतलब है कि अगर कोई जो आपकी परिधि होती है, जो आपका सर्कल होता है, जो उसकी जो बाहर की जो आउटलाइन होती है, उसमें कोई भी दो बिंदु को अगर हम ना मिला रहे हैं, अगर वो सेंटर से होती हुई जा रही है तो वो व्यास है, और अगर वो सेंटर से होती हुई नहीं जा रही है तो वो आपकी जीवा है। बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है, बाकी आप पिक्चर के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सकेंद्र वृत्त। वे वृत्त जो एक ही बिंदु को केंद्र मानकर तथा भिन्न भिन्न त्रिज्याएं लेकर खींचे जाते हैं सकेंद्र वृत्त कहलाते हैं। सकेंद्र मतलब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, सकेंद्र मतलब एक ही केंद्र है, और उस एक ही केंद्र से हम बहुत सारे छोटे बड़े 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 वृत्त जो है लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सकेंद्र वृत्त। नेक्स्ट है आपका उत्केंद्र वृत्त। वे वृत्त जिनके केंद्र अलग अलग हो उत्केंद्र वृत्त कहलाते हैं। तो इससे पहले मैंने इस उत्केंद्र को हम दूसरा नाम बोलते हैं भिन्न केंद्र। भिन्न केंद्र भी है और उत्केंद्र भी है, ये सेम ही चीज़ें हैं। तो मतलब इसमें क्या होंगे कि दो वृत्त होंगे और उनके सेंटर भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न सेंटर होंगे इसके। और नेक्स्ट है हमारा 19 डेफिनेशन की त्रिज्याखंड। अब आती है त्रिज्याखंड। किसी वृत्त के चाप एवं दो त्रिज्याओं से बनी आकृति को त्रिज्याखंड कहते हैं। मतलब चाप और वृत्त की चाप और दो त्रिज्याएं जहाँ पे होगी उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। चाप भी है, वृत्त की चाप भी है, और त्रिज्या भी, दो त्रिज्या हैं, उसे हम कहते हैं वृत्तखंड। नेक्स्ट है समकोणिक खंड। अब समकोणिक मतलब सिंपल सा है कि समकोण जहाँ पे बन रहा है वही उसे हम कहेंगे समकोणिक। और नेक्स्ट जो है हमारी, मतलब कि मैं इसको एक बार परिभाषा रीड कर लेती हूँ कि चाप पर दो लंबवत त्रिज्याएं से बनी आकृति को समकोणिक खंड कहते हैं। मतलब जब उसमें समकोण बन रहा है, कोई भी दो त्रिज्याएं हैं और साथ में जो है वृत्त की चाप है, तो उसे हम कहेंगे समकोणिक खंड।
नेक्स्ट है छेदक रेखाएं। छेदक रेखा, एक सीधी रेखा जब किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है तब वह छेदक रेखा कहलाती है। जब वो आपस में क्या कर रही, कट रही है, जैसे कि जो जो वृत्त की परिधि से बाहर की तरफ जा रही है, अंदर से, मतलब जब वृत्त को बाहर की तरफ से उसको कट कर रही है तो उसे हम कहते हैं छेदक रेखाएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पे। स्पर्श रेखा, एक सीधी रेखा जब किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है तब वह स्पर्श रेखा कहलाती है। इसका चीज़ आप नेक्स्ट पिक्चर पे देखते हैं कि जो सिर्फ वृत्त को क्या कर रही है, किसी एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है, मतलब छू रही है उसको वो काट ही रही है, उसको सिर्फ वो टच कर रही है, छू रही है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की परिभाषाओं के बारे में। और तो सबसे पहली है इसमें त्रिभुज, तीन भुजाओं एवं तीन कोणों से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो ये तो सिंपल सा है कि तीन उसमें भुजाएं हैं या तीन उसमें कोण है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब है समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सम मैंने समान, बाहु मैंने भुजाएं, त्रिभुज मतलब त्रिभुज की, तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। और इसका एक और नाम है सम त्रिबाहु त्रिभुज, त्रि मैंने तीन भुजाएं, तो सेम नाम है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारी 25 पे सम द्विबाहु त्रिभुज, मतलब द्वि, सम मैंने समान, द्वि मैंने दो, बाहु मैंने भुजाएं, और त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की सिर्फ दो भुजाएं समान हो और उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, मतलब इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो या समकोण हो तो उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है न्यून कोण त्रिभुज, कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण का हो, मतलब कि जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो, उसे हम कहेंगे कोण त्रिभुज। नेक्स्ट है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो आपके सामने पिक्चर है, इसके थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है चतुर्भुज, अब हमारी जितनी भी परिभाषा शुरू होती है वो होगी चतुर्भुज के बिहाफ पे। एक चतुर्भुज के चार शीर्ष सुनिश्चित होते हैं, प्रत्येक शीर्ष पर दो भुजाएं एक कोण बनाती हैं, इस प्रकार चार भुजाओं और चार अनंत कोणों से बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। सिंपल शब्दों में कि जो चार रेखाओं से, जो आकृति चार रेखाओं से घिरी हो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। उसमें कोण भी क्या है कि चार अलग अलग हो सकते हैं, तो वो आपका चतुर्भुज हो जाएगा। पिक्चर में भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन, कि वह चतुर्भुज जिसकी कोई भुजा समानांतर नहीं हो, मतलब विषम चतुर्भुज, विषम बाहु चतुर्भुज है, तो जिस त्रिभुज की विषम मैंने असमान हो, बाहु मैंने भुजाएं, चतुर्भुज मतलब चार तो है लेकिन कैसी है, विषम है, मतलब कि जिसकी चारों भुजाएं असमान हो उसे हम कहते हैं विषम बाहु चतुर्भुज। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। मतलब कि जो आपस में समांतर हो और चार भुजाएं तो है लेकिन कैसे है, आपस में समांतर है, तो उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट है आपका वह समानांतर चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाती है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं समानांतर, इससे पहले जो हमने पढ़ा था समलंब, समलंब में सारी की सारी भुजाएं इक्वल थी, लेकिन जो आपकी समांतर भुजाएं हैं उसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं ही इक्वल है, तो उसे हम कहेंगे समानांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट है आपका आयत, तो वह समानांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वही आयत होती है। मतलब आमने सामने की जिसमें रेखाएं बराबर हो वह आयत है। और इसके अगर हम अगर हम जो है एनसीईआरटी की बुक्स रीड करते हैं या जो उसमें डेफिनेशन दी गई है, तो इसमें प्रत्येक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का भी होता है। तो ये चीज़ इसमें मेंशन नहीं की गई है, तो मैं ये बोलूँगी कि आपने एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो ज़रूर रीड करनी है, क्योंकि उसमें डीपली अच्छे से उसमें आपको बताई गई है। नेक्स्ट है आपका वर्ग, मतलब स्क्वायर, वह आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो आप पिक्चर के थ्रू
भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के 4 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई, जो मुझे एक बुक मिली है, जो मेरी ही बुक थी वो काफ़ी समय से, लेकिन इसमें जो है ये पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो मैंने इसी के बिहाफ पे ये वीडियो बनाई कि ताकि आप पिक्चर के थ्रू आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और उस पर मैंने 20 वीडियो बना ली है। तो मोस्टली मैंने सारे जितने भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे, मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मेरी नज़रों में होता है या मुझे कोई मिलता है तो मैं इस पर ज़रूर आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगी। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी वो रहेगी विंटर और समर वेकेशन के 8th क्लास के जो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम हुए हैं, HP बोर्ड के एग्ज़ाम जो हुए हैं, उसी के बिहाफ पे जो उनको शॉर्ट क्वेश्चन जो एक नए पैटर्न के थ्रू आए हैं, उसी को लेकर मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो क्वेश्चन भी आप सभी ने रीड करने हैं, चाहे आप DM की क्वेश्चन तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 8th से 9th को हुए हो या 7th से 8th को होने वाले हो, तो वो चीज़ें आपके लिए भी ज़रूरी है, आप सभी स्टूडेंट के लिए भी, और जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चनों से ही आने की संभावना है। तो आइए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।